इस वीडियो में जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसे चुनाव आयोग भी बोलते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या होता है उसके बारे में, साथ ही साथ SIR जो अभी चर्चा का इशू बना हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो निर्वाचन आयोग क्या है? यह चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का अर्थ हुआ जिसका वर्णन हमारा मूल संविधान में किया गया है या संविधान में किया गया है, तो उसे संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। और एक होता है वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी, जो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ वगैरह पास करके बनाया जाता है, उसे वैधानिक निकाय बोलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र है, ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ये गठित किया गया था। PT फैक्ट, संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन को डेडिकेटेड है और भाग 15 है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अनुच्छेद 324 की बात करें तो संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। संसद का, राज्य विधानसभा का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। इसे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, अखिल भारतीय संस्था, क्योंकि ये राज्यों के साथ साथ केंद्र का भी इलेक्शन करवाती है। जैसे कि संसद का इलेक्शन हो गया और राज्य मतलब राज्य विधानसभा का इलेक्शन। तो पंचायत नगर निगम का चुनाव कौन करवाती है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग नहीं करवाती है, ये करवाती है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। जैसे मान लिया जाए बिहार के पंचायत का चुनाव करवाना है या बिहार के कोई नगर निगम का चुनाव करवाना है, तो उसमें बिहार राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगी, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग। तो ये डाउट होता है हर स्टूडेंट को कि जो पंचायत का चुनाव है वो कौन करवाती है, भारत के निर्वाचन आयोग? तो इसका आंसर होगा नहीं। पंचायत और नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग। अगला है अनुच्छेद 324 में कहा गया है ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI अध्यक्ष हो गए, यानी कि जो निर्वाचन आयोग होगा भारत में, उसमें एक अध्यक्ष होंगे जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक अध्यक्ष होंगे जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाएगा, CEC, और दूसरे होंगे अन्य आयुक्त जिन्हें अदर इलेक्शन कमिश्नर कहा जाएगा, अन्य चुनाव आयुक्त। और उनका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 324 के अनुसार प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को यदि लगता है इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पर, वो प्रादेशिक आयुक्त की भी नियुक्ति कर सकती है। राष्ट्रपति के अनुसार जो चुनाव आयोग के जो सदस्य की संख्या है 3 से बढ़ाकर 4 या 5 भी किया जा सकता है। अभी एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल 3 मेंबर हैं। तो PT फैक्ट बन गया कि भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कितने मेंबर का एक संस्था है? तो ये 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक निकाय है। टोटल 3 मेंबर हैं इसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एट प्रेजेंट। यदि इसकी हिस्ट्री को खंगालें तो 1950 जब गठन हुआ था इसका, और 1989 तक मात्र एक सदस्य का निर्वाचन आयोग था, ओनली वन। फिर जब 21 वर्ष 61वां संविधान संशोधन आया, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 61वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1988, जो हालांकि प्रभाव ये आया 1989 में प्रभावी हुआ, लेकिन ये लागू हुआ था 1988 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो मतदान की आयु है, मत देने की आयु यानी कि वोट देने का उम्र, पहले 21 वर्ष था
और इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1988 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तब राष्ट्रपति के द्वारा इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 नए मेंबर को जोड़ा गया था, जिसके कारण वो फिर 3 मेंबर का हो गया था। यानी कि 1950 से 1989 तक केवल 1 मेंबर का निर्वाचन आयोग था। फिर 1989 में राष्ट्रपति के द्वारा इसमें 2 ऐड किया गया, तो ये 3 मेंबर का बन गया। फिर 1990 में 2 को घटा दिया गया, फिर 1 ही साल के बाद फिर ये 1 मेंबर का हो गया। फिर 1993 में फिर से 2 ऐड कर दिया गया और ये फिर 3 मेंबर का हो गया। तो राष्ट्रपति के पास ये है राइट कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर हैं उसको घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकती है। तो एट प्रेजेंट 3 मेंबर का ये एक संवैधानिक संस्थान है। चुनाव का जो चुनाव आयुक्त के कार्यकाल, उनका वेतन, उनके भत्ते, किनको त्याग पत्र देंगे, ये संविधान में वर्णित नहीं है। तो डायरेक्टली पीटी फैक्ट, संविधान के अनुसार चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो इसका जवाब होगा कोई उसमें स्पष्ट लिखा ही नहीं गया है, संविधान में कोई डिस्क्राइब ही नहीं है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल इतना वर्ष होगा, उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई। तो एक अधिनियम बना था, चुनाव अधिनियम 1991, चुनाव अधिनियम 1991। इसके द्वारा, हालांकि इसको भी अभी रिप्लेस कर दिया गया है चुनाव अधिनियम 2023 के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हालांकि ये काम का नहीं है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया है 2023 के चुनाव अधिनियम के द्वारा। इसमें कहा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे अन्य चुनाव आयुक्त, उनका इक्वल पावर होगा, शक्ति एक समान होगी, सैलरी भी एक समान होगा और एलोवेंस जो भत्ते मिलता है और वेतन वो एक समान होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। यदि चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो कि 3 मेंबर होते हैं टोटल, उसमें कुछ विचारों में सहमति नहीं बन पा रही है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कार्यकाल इसमें फिक्स किया गया था 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो जाए। जो पहले हो जाए मतलब कि कोई व्यक्ति ए है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है 63 साल की उम्र में, तो ये अगले मात्र 2 साल ही रहेगा, क्योंकि अगले 2 साल के बाद इसका 65 साल पूर जाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया जो पहले हो, ये नहीं कि 63 साल की उम्र में बनने वाले चुनाव आयुक्त वो अगले 6 वर्ष के लिए रहेंगे, ये नहीं। उनका यदि 65 साल पहले ही पूरा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो उससे पहले ही उसे रिटायर्ड हो जाएंगे। तो 6 वर्ष या 65 साल। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं किसी भी टाइम। आर्टिकल 324 में कहा गया संविधान में एक स्वतंत्र है और एक निष्पक्ष संस्था है। ये हटाने की प्रक्रिया क्या है इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, यानी कि निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया है। यदि कोई चुनाव आयुक्त दुर्व्यवहार या अक्षम में सिद्ध होते हैं तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा इसे हटाया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। अदर इलेक्शन कमीशन की जो है कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चीफ इलेक्शन कमीशन को तो हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया इनके द्वारा शुरू होती है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त यदि कहेंगे कि 2 में से एक नहीं रहेंगे, सिफारिश की जाएगी, तो वो हटाया जाएगा फिर। यानी कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उनके कार्यकाल की सुरक्षा किस पर निर्भर करती है? चीफ इलेक्शन पर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वही रिकमेंड यदि कर देंगे तो उनको हटाया जा सकता है। इसमें कुछ दोष है संविधान में इसको लेकर कि संविधान में इलेक्शन कमीशन की अर्हता के बारे में नहीं कहा गया है कि कौन होंगे इलेक्शन कमिश्नर। जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका अर्हता यानी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा विधिक क्राइटेरिया, शिक्षा में क्या तक वो कहाँ तक पढ़े होंगे तभी बन सकते हैं, प्रशासनिक, कोई इसमें वर्णन ही नहीं है। ना ही उनके कार्यकाल के बारे में वर्णन है। रिटायर के बारे में सरकार उनको अन्य संस्थाओं में गठित कर सकती है, इसमें रोक की बात भी नहीं कहेगी। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई सरकार की चाटुकारिता करता है
कोई मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त, और यदि उससे वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार के पक्ष में जो उसने काम किया तो वो सरकार उसको और कुछ अलग पद को डोनेट कर सकती है, अलग पद पर स्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रूप से नहीं काम करेगी। यदि ये सरकार की चाटुकारिता करती है तो रिटायरमेंट के बाद उसको लाभ मिलेगा ऐसे लोग में। एक 2023 में एक केस आया अनूप वर्णवाल मामले। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। इसमें कहा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? 3 सदस्य के एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा। और उस 3 सदस्य में कौन कौन शामिल होंगे? एक तो प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एक विपक्ष के नेता होंगे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। इन्हीं तीनों के द्वारा गठित किया जाएगा। और इनकी नियुक्ति के बाद अलवकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी एक बार किसी की नियुक्ति हो गई तो ना तो उनके वेतन में कमी की जाएगी, ना तो भत्ते में, ना तो कोई अलवकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये सब इसमें निर्देश दिया गया था। और ये निर्देश जब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संसद आर्टिकल 324 से संबंधित कोई कानून नहीं बना देती इनकी नियुक्ति वगैरह को लेकर। तो इसमें क्या हुआ, इसको पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को। अब नया एक्ट जो चुनाव अधिनियम 2023 एक्ट है उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया। क्या एट प्रेजेंट जो 3 सदस्यीय समिति सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसके द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। तो कैसे की जाती है इसके बारे में जानते हैं। अभी जो ज्ञानेश कुमार हैं वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति नए चुनाव अधिनियम 2023 के द्वारा हुआ है, जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2023। इसी के द्वारा इनका गठन हुआ है। इसमें अनूप वर्णवाल केस 2023 को रिपील्ड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब नया तरीका क्या अपनाया गया है इस अधिनियम के द्वारा कि जो अदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होंगे। एक बात और, यदि अनूप वर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति 3 सदस्य के मेंबर द्वारा होनी चाहिए। उसमें कौन कौन होंगे? एक पीएम होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक सीजेआई होंगे। लेकिन यदि यहाँ प्रश्न उठता है कि अनूप वर्णवाल केस 2023 से पहले निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होती थी, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती थी 2023 से पहले। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री की सलाह पर चुनते थे मुख्य चुनाव आयुक्त को, यानी कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेशन वहाँ पर ज़्यादा होता था, सरकार का ज़्यादा डोमिनेशन है, उसमें चुनने में स्वतंत्रता थी। किसे चुना जाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा पर, जो कि हेड किया जाता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करती थी। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप वर्णवाल मामले में क्या कहा कि इसका गठन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर का गठन 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा होना चाहिए। अभी जो नया अधिनियम बना है चुनाव अधिनियम 2023, जिसके द्वारा ज्ञानेश कुमार की चयन किया गया है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है। एक सर्च कमेटी गठित की जाती है। सर्च कमेटी क्या करती है? जो कानून मंत्री के द्वारा नेतृत्व में या लीड करता है कानून मंत्री, और अदर 2 मेंबर इसमें शामिल होते हैं जो कि सिक्योरिटी रैंक के होते हैं, सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। सेक्रेटरी यानी सचिव के रैंक के 2 व्यक्ति इस सर्च कमेटी में शामिल होते हैं। ये 5 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। 5 कैंडिडेट को ये सर्च करते हैं, खोजते हैं कि कौन कौन चुनाव आयुक्त बनने लायक हैं। फिर ये 5 कैंडिडेट को खोजा सर्च कमेटी के द्वारा, उसके बाद ये सिलेक्शन कमेटी के पास जाता है। तो सिलेक्शन कमेटी जो गठित करती है कि कौन सा होगा चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त, उसमें 3 मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। एक तो होता है प्रधानमंत्री, और एक होते हैं यूनियन मिनिस्टर कोई केंद्रीय मंत्री, और एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट ना भी हो तब भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है, ये इस अधिनियम में कहा गया।
यानी इस अधिनियम में साफ साफ ये है कि सरकार का जो है वहाँ पर कब्जा बढ़ गया है सिलेक्शन कमेटी में। 2 मेंबर चाहे प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो तो वो उसी पार्टी के होंगे जो 8% गवर्नमेंट होगी। और एलओपी तो एक है, यदि बहुमत से विचार करना है इन तीनों में से तो एलओपी क्या करेगी। एलओपी यदि ना भी कहती है तो ये दोनों मिलकर हाँ की सहमति से उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो एलओपी का इसमें कुछ खास महत्व नहीं है, कुछ वेटेज नहीं है इनका। तो इसमें क्या करना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में कम से कम जो 3 मेंबर है, 3 मेंबर में से एक तो पीएम होना चाहिए, एक एलओपी होना चाहिए, एक सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था वो इससे बेटर था। वो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को और बढ़ाता है, निष्पक्षता को। ऐसे में तो ये सरकार के अधीन काम करेगी जो नियुक्त होगी, क्योंकि नियुक्ति जो 3 कमेटी है सिलेक्शन कमेटी, उसमें टोटल 3 मेंबर है। उन तीनों में से तो एक प्रधानमंत्री है और एक केंद्रीय मंत्री है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता नहीं चाहेंगे कि ये व्यक्ति नहीं बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उनसे कुछ नहीं होगा, ये दोनों एस की सहमति से उसको बना सकते हैं। तो जो सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी 5 व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट करेगी जो कि कम से कम सचिव के रैंक के व्यक्ति होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर सिलेक्शन कमेटी चाहे तो उस 5 में से किसी एक को चुन सकती है या 5 के अलावा दूसरा कोई उसको पसंद है उस कमेटी को कि दूसरा को लगता है कि ये योग्य है ज़्यादा तो उसको चुनेगी। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के समान होगी, जजेस के समान। कार्यकाल 6 साल और 65 साल जो हो। संविधान में ये वर्णन नहीं है, इस अधिनियम में कहा, तो ये क्लियर होना चाहिए 6 साल या 65 साल जो पहले है। तो ये था उससे संबंधित चुनाव आयोग से संबंधित, उसमें क्यों चर्चा बना हुआ है डिबेट, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो गठित करती है उसमें 2 व्यक्ति वो सरकार के होंगे, एक केंद्रीय मंत्री और एक प्रधानमंत्री, और एक ही व्यक्ति हैं जो गैर सरकारी होंगे एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्षी दल के नेता। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट पर आरोपित होता है, एक दिशा निर्देश है कि चुनाव के समय ये सब नहीं करना है। जैसे कि एक इसमें कहा गया जो गवर्नमेंट है वो योजना नहीं ला सकती चुनाव के दौरान, जब आदर्श आचार संहिता जारी हो गया तब रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है, कम्युनल सेंटीमेंट या रिलीजन सेंटीमेंट को बढ़ावा नहीं देगी, धार्मिक आड़ में भाषण देना, धर्म या जाति या अन्य कम्युन यानी संप्रदायवाद के आधार पर विभाजन की राजनीति नहीं करेगी, कोई भी किसी दल के नेता को पर्सनली उसको हर्ट नहीं करेगी। उनके काम का आलोचना किया जा सकता है, उनके नियमों का, लेकिन पर्सनली उनका अटैक नहीं करना है, ये भी इसमें वर्णन है। सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं करना है, गाड़ी या ट्रैफिक, गाड़ी जैसे कोई ले जाता है तो उसमें कुछ सीमित मात्रा में ले जाना पड़ेगा, कोई उससे ट्रैफिक ना हो, ये सब का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो बिहार चुनाव है इसमें बहुत सारी धज्जियाँ उड़ाई गई आदर्श आचार संहिता को, मर्डर वगैरह भी यहाँ तक हो गया। और जो रैली का टाइम है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। तो ये आदर्श आचार संहिता कोई नियम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए लागू होता है। और ये कब शुरू हो जाता है, जब चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाता है या अधिसूचना जारी करती है उसी टाइम से ये स्टार्ट हो जाता है और अंतिम चुनाव तक ये जारी रहता है। रिजल्ट के दौरान ये, रिजल्ट के बाद ये खत्म हो जाता है। पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इस्तेमाल कहाँ किया गया, तो 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से ये स्टार्ट हुआ, ये पीटी फैक्ट है। तो किस राज्य के विधानसभा से आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हुई, तो केरल की विधानसभा 1960 के चुनाव से। 8% जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो उनका नंबर है 26वां सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। 25वां इससे पहले कौन थे, राजीव कुमार। और ज्ञानेश कुमार की ही नियुक्ति चुनाव अधिनियम 2023 जो नया अधिनियम एक्ट आया उसके द्वारा किया गया है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त 1950 से 58 तक रहे, सुकुमार सेन। टीएन शेषन सबसे चर्चित चुनाव आयुक्त रहे, इन्होंने चुनावी सुधार प्रक्रिया में भाग लिया था और इनका कार्यकाल है 1990 से 1996 तक। अब जानते हैं एसआईआर जो काफ़ी चर्चा में है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका पूरा रूप होता है पीटी फैक्ट। एसआईआर का पूरा रूप क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो वोटर लिस्ट है मतदाता सूची उसको अपडेट किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और ये इसके पहले भी हो चुका है, 2002 से 4 में ये हुआ था।
तो लगभग 20 साल हो गए हैं इसका SIR किए हुए। तो ये इसमें क्या किया जाता है, जो मृत मतदाता है उनका नाम डिलीट किया जाता है, जो फेक है उसको भी डिलीशन किया जाता है, जो माइग्रेट करके अदर कंट्री या अदर स्टेट में रहे तो उनका 2 निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन पत्र नहीं हो सकता, तो एक के लिए उसमें अप्लाई करना होता है और एक को डिलीट कर दिया जाता है। जो योग्य मतदाता है उन्हीं को शामिल किया जाता है। आर्टिकल 326 में संविधान में कहा गया है कि वोट डालने का अधिकार या मतदाता के लिए केवल पात्र लोगों को ही मत देने का अधिकार है। पात्र मतलब जो योग्य हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जो जीवित हैं, जो पागल नहीं है यानी अनसाउंड माइंड के नहीं हैं, जो देश के निवासी हैं, तो उन्हीं को ये अधिकार मत देने का अधिकार प्राप्त है। मत देने का अधिकार सीमित है क्योंकि सभी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जो 18 वर्ष से अधिक हैं, जो जीवित हैं, जो पागल नहीं हैं, जो निवासी हैं टेम्पोररी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अधिकार है SIR करवाने का, विशेष गहन पुनरीक्षण किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 324 के तहत, और RPA एक्ट 1950 के सेक्शन धारा 21(2) सब क्लाउज A के अनुसार चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो अपने वोटर लिस्ट को अपडेट कर सकती है, शुद्धिकरण कर सकती है। और इसमें जो भाग लेते हैं वो BLO लेते हैं। BLO मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर, डोर टू डोर जाकर इसको अपडेट किया जाता है। बिहार में SIR की करवाने से 6% जो अनवैलिड वोटर थे उनको घटाया गया और इसमें 47 लाख लगभग वोटर का नाम कटा गया और 21 लाख नए ऐड हुए और 8% 7.42 करोड़ मतदाता हैं बिहार में। और इसमें जो एक ऐप का इस्तेमाल किया गया SIR करवाने में उसका नाम है ECI नेट। ये भी PT फैक्ट है। कौन सा ऐप है? ECI नेट। तो ये था निर्वाचन आयोग और SIR संबंधित। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं और पॉलिटी के लिए पॉलिटी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो करंट अफेयर्स और MCQ के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।